हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को डील करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर के साथ, विच इज दी सिकल सेल एनीमिया। अब देखो, नाम बता रहा है एनीमिया, इसका मतलब ये एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है और यहाँ पर जिस सेल की कंडीशन की बात की जा रही है वो ब्लड में प्रेजेंट रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं अंडर दिस कंडीशन आपको सिकल शेप नजर आएंगे। दैट मीन्स उनका एक कैरेक्टरिस्टिक शेप अटेन हो जाता है और वो शेप होता है सिकल शेप। और सिकल वर्ड आप अच्छे से जानते होंगे, एक बड़ा ही कॉमन सा ये इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल होता है घरों में, जैसे हम हिंदी में हसिया भी बुलाते हैं। तो जो नॉर्मल एक आरबीसी है ना, जिसका शेप आप जानते हो सर्कुलर और बायकॉन्केव होता है, वो सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में इस तरीके से सिकल शेप नजर आता है। मतलब उसका जो शेप है वही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है। और एनीमिया की कंडीशन है मतलब यहाँ पर ब्लड का जो काउंट है, आरबीसीज का जो काउंट है वो डिक्लाइन करता है। फाइन, ओके। अब देखो, ये जो डिसऑर्डर है वो डिटरमिन होता है बाय दैट जीन जिसका की लोकेशन प्रेजेंट है ऑन एन ऑटोसोम। तो इसका मतलब ये एक ऑटोसोम लिंक्ड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है और जो जीन यहाँ पर म्यूटेंट कंडीशन में कॉज करता है इस पर्टिकुलर डिजीज को, वो एक रिसेसिव जीन है। ठीक है, तो रिसेसिव कंडीशन में इसका मतलब वो प्रेजेंट होगा और वो होमोजाइगस कंडीशन में अगर प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिसेसिव एलील है जो कि इस डिजीज को कॉज करेगा, तो अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करके इस डिसऑर्डर को कॉज करेगा। ठीक है, ओके। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई इस पर्टिकुलर डिजीज का इनहेरिटेंस कैसे होता है। अब देखो, यहां पर इन सारी डिटेल्स में हम जाएं उससे पहले एक चीज आपको समझनी है। फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस का जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द HB जीन। तो ये एक जीन है बच्चों। अब इस जीन के दो फॉर्म्स हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। तो जीन के जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं हम क्या बुलाते हैं? एलील्स, राइट। तो इसका मतलब यहां पर दो एलील्स होंगे, आइदर HBA या फिर HBS। तो ये जो HBA वाला एलील है, जब ये एक्सप्रेस करेगा तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज करेगा और नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल आरबीसीज को फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। तो इसका मतलब दे कोड फॉर नॉर्मल आरबीसीज। वाइल जो HBS है, तो एस कंडीशन बता ही रहा है सिकल सेल कंडीशन को, तो इसका मतलब ये सिकल सेल्ड कंडीशन को कॉज करेगा। क्लियर है इतनी बात? तो देखो, यहां पर जैसा कि मैंने बताया, ये डिसऑर्डर जो है वो सिकल कंडीशन जो है वो हमेशा एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब जो एलील रिस्पॉन्सिबल है, दिस वन HBS, ये एक रिसेसिव एलील है। इसका मतलब डोमिनेंट एलील कौन है? HBA। क्लियर है इतनी बात? ओके। सो ये कंडीशन हमेशा अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगी? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। दैट मींस HBS और HBS अगर एक साथ प्रेजेंट हो डिप्लॉइड कंडीशन में, यानी कि दोनों क्रोमोसोम्स पे जो एलील प्रेजेंट है होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, अगर वो HBS और HBS ही है तो ये होमोजाइगस कंडीशन कॉज करती है सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन को। क्लियर? अब ऐसे में अगर कोई डिजीज पर्सन है HBS और HBS वाले जेनेटिक कॉम्पोजिशन के साथ, वो बहुत लंबा जीता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में वो मैरिज की एज अटेन कर ले, वही बड़ी बात है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स होंगे जो कि मैरिजेबल एज तक पहुंचते हैं, दे आर मोस्टली द हेट्रोजाइगस पेरेंट्स। मतलब उनके पास एक नॉर्मल एलील है और एक यहाँ पर सिकल सेल वाला एलील प्रेजेंट है। सो दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन। दोनों के पास कैरियर कंडीशन प्रेजेंट है। अब देखो ये कैसे हो सकता है। मैंने बोला कोई भी पेरेंट जो है वो होमोजाइगस नहीं होगा। द रीजन बीइंग, क्यों? क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में इंडिविजुअल बहुत लंबा नहीं जीते हैं। ठीक है, टू अटेन द एज ऑफ मैरिज। तो ऐसे में क्या होगा? देखो, इमेजिन देयर इज अ मेल पार्टनर एंड अ फीमेल। क्लियर? और देखो यहां पर फादर जो है वो भी हेट्रोजाइगस है। क्लियर? और मदर भी हेट्रोजाइगस है। तो ऐसे में आप जानते हो जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो क्या क्या होंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन ऐसे बनना चाहिए, दैट इज HBA एंड HBA। और HBA HB कंडीशन तो दोनों ही एलील से नॉर्मल है, इसका मतलब पर्सन टोटली नॉर्मल होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में ये हो सकता था कि यहां पर HBA के साथ HBS है,
तो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है, HbS कंडीशन हेट्रोजाइगस कंडीशन में, मतलब HbA तो डोमिनेंट है ना, तो इसका मतलब पर्सन नॉर्मल होगा बट कैरियर होगा फॉर द डिजीज। सिमिलर कंडीशन आपको कुछ यहाँ पर भी नजर आएगी, तो देखो यहाँ पर भी आपको HbA और HbS साथ में दिखेंगे, और लास्ट कंडीशन जो है वो डिजीज कंडीशन आएगी, दिस इज HbS एंड HbS। तो ये कंडीशन देख रहे हो आप, ये कंडीशन होमोजाइगस सिकल सेल कंडीशन, जो सिकल सेल वाला एलील पोजेस कर रही है, वो यहां पर तभी अराइज कर सकती है जब दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल होगा जहां पर दोनों एलील्स जो कि सिकल सेल कंडीशन को कंट्रोल करते थे, अगर वो एक साथ होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, उनका एक साथ आना लीथल हो जाता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। इसीलिए इन जीन्स को हम लीथल जीन्स भी बुलाते हैं, बिकॉज इनका एक लीथल इफेक्ट होता है ऑन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। फाइन, ओके। सो यहां पर देखो जीनोटाइप HbS जो है वो डिजीज कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे में जो पर्सन इस जीनोटाइप को बेयर करता है, दिस मींस वो पर्सन जो है वो सिकल सेल एनीमिया का ट्रेट एग्जिबिट करेगा। क्लियर? अब देखो बच्चों, ये जो डिसऑर्डर है ना, ये क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। क्वालिटेटिव डिफेक्ट कैसे हो सकता है? देखो यहां पर एक्चुअली आपको पता है जो रेड ब्लड सेल्स है उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, राइट? अब हीमोग्लोबिन के अंदर आपको पता है 4 आपको चेन्स देखने को मिलती हैं, ग्लोबिन चेन्स, जिनमें 2 अल्फा होते हैं 2 बीटा। तो इसका मतलब जो ग्लोबिन चेन्स होती हैं वो अल्फा और बीटा टाइप की ही होती हैं, इजंट इट और नॉट? तो देखो यहाँ क्या होने वाला है, इस कंडीशन को हम समझेंगे कैसे। तो यहाँ पर जो नॉर्मल आरबीसीज हैं उनके पास क्या कंडीशन होगी, उनकी बीटा चेन्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल। बट व्हाट हैपेंस इन दोज पर्सन जो कि सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहे हैं, उनकी बीटा चेन पे जो 6th नंबर का अमाइनो एसिड है, 6th नंबर का अमाइनो एसिड, वो ग्लूटामिक एसिड होता है। नॉर्मली वो ग्लूटामिक एसिड होता है, बट ड्यू टू द डिफेक्ट और द म्यूटेशन इन द mRNA क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि वो अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाता है बाय अनदर अमाइनो एसिड विच इज वैलिन। तो कंडीशन जो है बस इतनी सी हुई, 6th नंबर का जो अमाइनो एसिड था, दिस 6th नंबर का अमाइनो एसिड, बस वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, बीटा चेन जो है वो यहाँ पर एबनॉर्मल बनेगी, और उसकी वजह से वो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन को कॉज कर देगी। तो देखो क्या होता है, इमेजिन यहाँ पर ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है जो कि सर्कुलर और बाइकॉनकेव है। तो इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है वो यहाँ पर HbA और HbA हो सकता है, या फिर HbA एंड HbS हो सकता है, राइट? बट सिकल सेल कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ ये वाला जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप जो है वो डिफेक्टेड जीन कैसे पोजेस कर रहा है, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन के पास बीटा चेन होती है, राइट? देयर इज अ बीटा चेन। तो हीमोग्लोबिन हैज 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। डिफेक्ट यहां आता है बीटा चेन्स में। बीटा चेन्स को कोड करने वाला जो जीन है उसके आप देखोगे 6th कोडॉन में ये जो जीन है आपको ऐसे दिख रहा है, दिस इज पोजेसिंग CTC, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो DNA स्ट्रैंड है उसमें यहां पर आएगा GAG। तो देखो ये वाली जो स्ट्रैंड है ना, दिस इज फ्रॉम 3' टू 5', और ये 5' टू 3' है। तो नॉर्मली जो 3' टू 5' वाली स्ट्रैंड होती है ना, दिस एक्ट्स एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इस पे एक्ट करके आप देखोगे RNA पॉलीमरेज जो है वो mRNA बनाता है, और mRNA जो बनेगा ना बच्चों, उसका ये वाली जो स्ट्रैंड थी, इस स्ट्रैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री थी टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, बिल्कुल वही सीक्वेंस होगा। बट mRNA में आपको पता है यहां पर आपको थाइमिन रिप्लेस नजर आता है बाय द यूरासिल, राइट? तो ऐसे में क्या होगा, यहां पर अगर आप देखोगे जो इस कंडीशन में mRNA बनेगा, mRNA में यहां पर जो 6th कोडॉन है वो GAG ही रहेगा, ठीक है? बाकी के मैंने नहीं बनाए हुए हैं। बट द पॉइंट इज, जब डिफेक्ट आता है, चेंज आता है ओवर हियर, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखोगे यहां पर एक पॉइंट म्यूटेशन होता है जहां पर थाइमीन जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय एडेनिन। और सिंस जब ये वाली 3' वाली जो स्ट्रैंड है DNA की, जब ये mRNA फॉर्म करेगी जो कि इसी के सीक्वेंस के जैसा ही दिखेगा, बट T जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा mRNA में, उसकी जगह क्या प्रेजेंट होगा, उसकी जगह प्रेजेंट होगा यूरासिल। तो इसका मतलब जो mRNA इस कंडीशन में बनेगा ओवर हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन, तो जो mRNA यहां बनेगा वहां पर जो 3 यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसमें GAG की बजाय
T रिप्लेस हो जाएगा बाय U और ये GUG बन जाएगा। तो देखो एक ही न्यूक्लियोटाइड में डिफेक्ट आया। देखो क्या आया, यहां पर आप देख रहे हो कि ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन वो रिप्लेस हो गया है बाय यूरासिल और इस वजह से जो बीटा चेन है उसमें प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड है 6 नंबर का वो चेंज हो जाएगा। देखो GAG जो यहां पर ये पर्टिकुलर कोडॉन है या फिर आप कह सकते हो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये ग्लूटामिक एसिड कॉज करता था सिंथेसिस। तो ये ग्लूटामिक एसिड नाम का अमाइनो एसिड फॉर्म करता था जो कि नॉर्मल बीटा चेन बनाता था। बट द प्रॉब्लम इज जब ये चेंज हो जाता है तो mRNA जिस GUG के कोड से अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करेगा वो इस बारी ग्लूटामिक एसिड नहीं बल्कि वैलिन हो जाता है और ये वैलिन का 6 नंबर के अमाइनो एसिड पे प्रेजेंट होना सिकल सेल कंडीशन को कॉज करवाता है। सो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन। तो सिकल सेल एनीमिया में जो ये डिफेक्टेड बीटा चेन बनती है ना, ये अब नॉर्मल पॉलीमराइजेशन कॉज करती है अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन और इस वजह से यहाँ पर एनीमिक कंडीशन अराइज करती है और वो बेसिकली कैरेक्टराइज होती है बाय दी सिकलिंग ऑफ दी RBCs। सो आई होप द सिकल सेल एनीमिया इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज द फिनाइल कीटोन्यूरिया जो कि एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है और इसके बारे में हम ऑलरेडी प्लियोट्रॉपी वाली फिनोमिना में पढ़ चुके हैं, राइट? ओके, तो देखो इसके बारे में मैं आपको शॉर्टली डिस्क्राइब करूं तो ये एक ऑटोसोम से लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। दैट मींस इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसके पास ना आपको एक एंजाइम की कमी देखने को मिलती है। द रीजन बीइंग वो एंजाइम कोड करने वाला जो जीन है वो यहाँ पर म्यूटेशन की वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज यहाँ पर जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है इट लैक्स एन एंजाइम कॉल्ड फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो कि एक एसेंशियल अमाइनो एसिड विच इज फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है इनटू टायरोसिन। ठीक है, अब देखो आपके सामने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट भी किया गया है। फिनाइल एलेनिन जो कि एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट किया जाता है ताकि टायरोसिन आगे की मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, जैसे कि मेलानिन के सिंथेसिस में, डोपामीन के सिंथेसिस में या फिर अदर प्रोटीन्स के सिंथेसिस में। तो ऐसे में इस कन्वर्जन को कैरी आउट करवाने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज वो यहाँ पर सिंथेसाइज ही नहीं होगा। तो क्या होगा, सोचो यहां पर क्या कंडीशन अराइज करेगी। तो फिनाइल एलेनिन जब कन्वर्ट ही नहीं होगा तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है और वो एक्यूमुलेट होता है इन इट्स अनदर फॉर्म दैट इज फिनाइल पाइरुविक एसिड के फॉर्म में। तो फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर वो एंजाइम एब्सेंट है जो कि उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, तो अब वो अपने ही डेरिवेटिव यानी कि फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और अदर डेरिवेटिव्स में जो कि बॉडी के अंदर कीप ऑन एक्यूमुलेट होते रहते हैं, मतलब वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे विद इन द बॉडी। और जब उनका ब्रेन वाले रीजन में एक्यूमुलेशन होता है तो वो मेंटल रिटार्डेशन कॉज करते हैं। ओके, सो रिमेंबर दे एक्यूमुलेट इन द ब्रेन कॉजिंग मेंटल रिटार्डेशन एंड क्योंकि इनका जो अब्जॉर्प्शन है बाय द किडनी दैट इज वेरी पुअर, इसीलिए ये पास आउट हो जाते हैं इन द यूरिन। इसीलिए दे आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन बिकॉज एंड दैट इज वाई द नेम फिनाइल कीटोन्यूरिया हैज बीन गिवन बिकॉज ये जो फिनाइल पाइरुविक एसिड है ना, फिनाइल के पास फिनाइल ग्रुप है, पाइरुविक एसिड के पास कीटोन ग्रुप है, तो ये जो फिनाइल कीटोन ग्रुप है ये यूरिन में पास आउट हो जाता है, इसीलिए इसको फिनाइल कीटोन यूरिया बुलाया गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और देखो यहाँ पर टायरोसिन नहीं बन रहा है और टायरोसिन नहीं बन रहा है तो आगे की मेटाबॉलिज्म में मेलानिन का सिंथेसिस नहीं होगा। तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें आपको यहाँ पर बहुत ही लाइट पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी ऑफ दी हेयर और दी स्किन कलर, और यहाँ ये कंडीशन जो है वो कॉज हो जाती है बिकॉज यहाँ पर ये एक एरर है, ये एक इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म है जो कि फिनाइल कीटोन्यूरिया डिपिक्ट करता है। सो आई होप फिनाइल कीटोन्यूरिया की ये जो कंडीशन है, ये जो डिसऑर्डर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर लास्ट जेनेटिक और द मेंडेलियन डिसऑर्डर दैट इज थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको जाननी है कि ये जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर है ये अराइज करता है ड्यू टू द डिफेक्ट इन द जीन जो कि लोकेटेड होता है ऑन द ऑटोसोम। तो ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और ये ब्लड रिलेटेड कंडीशन को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब ये एक ऑटोसोमल ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि रिसेसिव होता है इन इट्स नेचर, मतलब इसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो रिसेसिव होता है। ठीक है, मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। फाइन, अब ये बच्चों थैलेसीमिया जो है ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, मतलब यहाँ पर क्वांटिटी में चेंज आने वाला है। अब क्वांटिटी में किसकी चेंज आने वाला है, एक्चुअली यहाँ पर
आपको पता है ब्लड के अंदर आपके पास प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स में द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, और हीमोग्लोबिन मिलकर बनती है दो टाइप के ग्लोबिन चेन से, विच इज द अल्फा चेन एंड बीटा चेन। तो बेसिकली 4 होती हैं, तो 2 अल्फा चेन्स होती हैं एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं। याद है आप सभी को, जिनके अंदर आपको एक एक हीम ग्रुप मिलता है, जिसके पास एक आयरन का कोर होता है, राइट। तो इस तरीके से आपके पास 4 चेन्स होती हैं, बट अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो 2 टाइप की ग्लोबिन चेन्स हैं, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग थैलेसीमिया इज कि यहाँ पर एक टाइप की चेन का सिंथेसिस जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, मतलब जो रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ दी 2 ग्लोबिन चेन्स हैं वो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर एक का रेट ऑफ सिंथेसिस कम हो गया तो दूसरे का अमाउंट बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज इट अकर्स ड्यू टू द रिड्यूस्ड रेट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स दैट मेक्स हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक चेन जो है यानी कि हो सकता है अल्फा चेन यहाँ पर उसका रेट ऑफ सिंथेसिस कम हो गया, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर आप देखोगे बीटा चेन का सिंथेसिस ज्यादा हो जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा बीटा चेन्स होंगी दे विल पॉलीमराइज एबनॉर्मली फॉर्मिंग अनदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो कि एनीमिया की कंडीशन को अराइज कर सकता है। तो यहाँ पर एनीमिक कंडीशन यानी कि ब्लड की कमी देखने को मिल सकती है ड्यू टू डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, दिस डिफेक्ट इज गोइंग टू अराइज ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन। तो यानी कि वो जो जीन है, जो डिफेक्टेड जीन हुआ है, वो आइदर म्यूटेशन से चेंज हो सकता है या फिर वो जीन ही एलिमिनेट हो जाता है, जो कि इन चेन्स के सिंथेसिस को कंट्रोल करता था, ठीक है। ओके, सो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन विच इज गोइंग टू लीड टू एनीमिया। ये कंडीशन मैं आपको बता ही चुका हूं। तो देखो, डिपेंडिंग अपॉन कि किस चेन का रेट ऑफ सिंथेसिस डिक्लाइन हुआ है, 2 टाइप की थैलेसीमिया आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 टाइप की थैलेसीमिया आपके सामने यहाँ मेंशन है, वन इज अल्फा थैलेसीमिया एंड द अदर इज बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया नाम बता रहा है, यहाँ पर जो रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस होगा वो अल्फा चेन का होगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, it occurs due to defect in the alpha chain synthesis, while जो बीटा थैलेसीमिया है उसमें जो डिफेक्ट आता है ड्यू टू इट इज सीन इन द सिंथेसिस ऑफ द बीटा चेन। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब देखो, अल्फा चेन का जो सिंथेसिस करवाने वाले जीन है वो 2 जीन्स हैं जो कि लोकेटेड होते हैं ऑन दी 16th क्रोमोसोम, और 16th जो क्रोमोसोम है वो एक ऑटोसोम है। याद है आप सभी को? ओके, तो सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स विच आर HBA1 एंड HBA2 एंड दे आर लोकेटेड ऑन दी 16th क्रोमोसोम। अब अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है या कोई म्यूटेशन हो जाता है या फिर ये जीन ही ऑल टुगेदर एलिमिनेट हो जाता है, तो अल्फा चेन्स का सिंथेसिस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बीटा चेन बढ़ने लगेगी और वो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगी, जिसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन अराइज करेगी। हो सकता है ऑपोजिट कंडीशन हो। अब आपको पता होना चाहिए बीटा थैलेसीमिया में क्या हो रहा है। बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन का सिंथेसिस रिड्यूस हो गया। अब बीटा चेन को सिंथेसाइज करने वाला जो जीन था वो लोकेटेड है ऑन दी 11th क्रोमोसोम, और 11th क्रोमोसोम भी एक ऑटोसोम है, राइट। तो जो सिंगल जीन इस चेन के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है दैट इज HBB, और अगर इस जीन में कोई ऑल्टरेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए या फिर ऑल टुगेदर ही डिलीट हो जाए, तो बीटा चेन का सिंथेसिस कम हो जाएगा और अल्फा चेन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट अल्फा चेन जो एक्स्ट्रा में प्रेजेंट है वो अबनॉर्मली यहाँ पर कंडेंस करेंगी और अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म करके अगेन एनीमिक कंडीशन को गिव राइज करेंगी। सो इस तरीके से थैलेसीमिया में आपको एनीमिया अकर करता हुआ नजर आएगा, तो ब्लड की यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलेगी, एंड दिस इज ऑल अबाउट थैलेसीमिया। सो आई होप ये सारे के सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमने स्टडी किए थे वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द पेडिग्री एनालिसिस। अब देखो, सबसे पहले जानते हैं पेडिग्री क्या होता है। पेडिग्री चार्ट बेसिकली एक फैमिली ट्री है जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से एक स्पेसिफिक ट्रेट जो है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो ऐसे ट्रेट को हम उसका पूरा इनहेरिटेंस पैटर्न एक फैमिली के फैमिली ट्री में देख सकते हैं, और वो फैमिली ट्री ही एक पेडिग्री होती है। तो पेडिग्री क्या है? एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि हमें बताता है दी चांसेस और दी अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट इन दी सेवरल जनरेशंस ऑफ अ ह्यूमन फैमिली, और इसका इस्तेमाल किया जाता है टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एनी डिजीज, या जेनेटिक डिजीज की बात की जाए या फिर एक स्पेसिफिक ट्रेट की बात की जाए। क्लियर? एंड ये हमें ये भी बता सकता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होती है एक ट्रेट के एक्सप्रेशन की हर जनरेशन में। तो हर जनरेशन में एक स्पेसिफिक ट्रेट कितने परसेंटेज चांस है आ सकता है, इसके बारे में भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है बाय सीइंग द पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर? ओके, अब देखो, यहां पर पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर मेंशन है। एंड डू नॉट टेक दीज सिंबल्स वेरी लाइटली, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप देखोगे पास्ट कुछ ईयर्स के पेपर को, तो आपको यहां पर इन सिंबल से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
ओके तो देखिए, हमेशा जब भी हम एक पेडिग्री चार्ट बनाते हैं तो उसमें मेल्स को एक स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक स्क्वायर बॉक्स जो कि अंदर से एम्प्टी है वो बताता है कि मेल प्रेजेंट है पहली चीज, और दूसरी चीज अगर वो एम्प्टी है अंदर से मतलब वो अनअफेक्टेड है, दैट मीन्स वो ट्रेट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। सेकेंडली, जो फीमेल होती है उसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर इंडिविजुअल की सेक्स को अभी तक डिटरमिन नहीं किया जा चुका है, मींस अगर वो सपोज एक अनबॉर्न चाइल्ड है जिसका की सेक्स डिटरमिन नहीं है, तो उसको यहाँ पर ऐसे एक डायमंड शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से आपको सेक्स अनस्पेसिफाइड की कंडीशन देखने को मिलती है जहां पर चाइल्ड का या फिर इंडिविजुअल का जो सेक्स है वो डिटरमिन नहीं है। क्लियर। ओके अब अगर ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं, मींस उनके पास वो स्पेसिफिक ट्रेट प्रेजेंट है जिसको कि हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको ना अंदर से सॉलिड किसी कलर से फिल्ड कर दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये सारे ट्रेट्स ऑलरेडी पर्पल दिखाए जा रहे हैं, इमेजिन कीजिए ये सारे के सारे अंदर से ब्लैंक हैं, वाइट है। क्लियर। बट अगर उसमें कलर फिल्ड है, इफ दे आर सॉलिड एंड दे आर फिल्ड विद सॉलिड कलर, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर गोइंग टू शो दी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो कि स्पेसिफिक ट्रेट या फिर डिजीज से सफर कर रहे हैं। क्लियर। ओके अब मेटिंग या फिर मैरिज को यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक मेल और एक फीमेल के बीच में स्क्वायर इज अ मेल, सर्कल इज अ फीमेल, और उसके बीच में अगर हम सिंगल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, दैट शोज मैरिज और मेटिंग। क्लियर। और अगर मेटिंग जो है दो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में होती है, उस मेटिंग या मैरिज को हम कॉन्सैंग्विनियस मेटिंग या फिर मैरिज बुलाते हैं। तो इट इज कॉल्ड मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, जिसको कि हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, कनेक्टिंग द मेल एंड द फीमेल। क्लियर। ओके अब देखो, मेल एंड फीमेल में मेटिंग के बाद जो ऑफस्प्रिंग आती है उनको एक वर्टिकल लाइन से अगेन इस तरीके से डिवाइड करके बताया जाता है। तो यहां पर ऊपर पेरेंट्स दिखाए जा रहे हैं और नीचे चिल्ड्रन। ठीक है। ओके तो यहाँ पर ये चिल्ड्रन है। तो अगेन अगर ये एक मेल फादर है, ये फीमेल है मदर है, और उसके बाद जो चिल्ड्रन आ रहे हैं द फीमेल डॉटर एंड दिस इज गोइंग टू बी द मेल सन। तो ऐसे में क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, देखो जिस भी पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग को हम सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड पे लिखेंगे वो सबसे पहली या फिर सबसे एल्डेस्ट जो प्रोजेनी है या फिर चिल्ड्रन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड जो है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड पे लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर वाला चाइल्ड राइट से, एंड उसके बाद फर्दर जितने भी चिल्ड्रन हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर एज उनको लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है। ये क्लियर रखना है आपको। सो इन द ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, दिस इज गोइंग टू बी वन कंडीशन जो कि अगेन यहाँ पर आपको याद रखनी है व्हेन वी टॉक अबाउट दी सिंबल्स। फोर्थ कंडीशन या फिर नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे पास है दैट इज पेरेंट्स जिनके पास एक अफेक्टेड चाइल्ड है। तो देखो यहाँ पर क्या है, द पेरेंट्स आर देयर और उनका एक चाइल्ड है, सन इज देयर, बट वो यहाँ पर सॉलिड बॉक्स से फिल्ड अप है। इसका मतलब क्या हुआ, द चाइल्ड इज अफेक्टेड विद द डिजीज विच वी आर स्टडिंग। एंड लास्टली अगर मान लीजिए 5 ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, तो उनको हम इस तरीके से लिखेंगे, मींस वील मेक अ डायमंड जिसके अंदर 5 डाल देंगे, तो दैट विल टेल कि नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी है। एंड अगर वो अंदर से अनफिल्ड हैं, दे आर ब्लैंक फ्रॉम इनसाइड, तो इसका मतलब वो अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये सारे सिंबल्स जो कि एनसीईआरटी के हैं वो आपको इंपॉर्टेंटली आने चाहिए। ये अगर आपको आते हैं तो यू विल बी एबल टू डिटेक्ट दी पेडिग्री एनालिसिस। तो बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं कि कैसे हम पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखो पेडिग्री एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट और टू प्रिडिक्ट द मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, तो देखो बच्चों मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे, ऑटोसोमल भी हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं, और वो एक डोमिनेंट ट्रेट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। इन सभी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग दी पेडिग्री एनालिसिस। बट उसके लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूं। 2 स्टेप्स में 2 क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं पेडिग्री को एनालाइज करते टाइम। अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर येस या नो में जो भी आएंगे उसके हिसाब से आपको अपना स्टेप लेना है, और आप इजीली डिटेक्ट कर लोगे कि वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर जो है वो सेक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल है, डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1 को। स्टेप 1 में आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है पेडिग्री को एनालाइज करते टाइम। आपको देखने हैं सारे अफेक्टेड चिल्ड्रन को, हर जनरेशन में जो भी अफेक्टेड चिल्ड्रन है उनको आपको चेक करना है और देखना है क्या हर चिल्ड्रन में से कि हर चाइल्ड का एटलीस्ट एक अफेक्टेड पेरेंट है या नहीं। तो मतलब हर अफेक्टेड चाइल्ड का अगर एटलीस्ट एक अफेक्टेड पेरेंट है तो इसका मतलब अगर आपका आंसर यस आता है अपने आप से पूछने पर तो वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। अदरवाइज अगर अफेक्टेड चिल्ड्रन में से एक भी ऐसा चिल्ड्रन है या फिर चाइल्ड है जिसका कि पेरेंट जो है वो अफेक्टेड नहीं है, दोनों ही पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स वो एक रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, पहला स्टेप। तो इससे आप पता लगा लोगे कि पर्टिकुलर डिसऑर्डर जो है वो डोमिनेंट ट्रेट से कंट्रोल हो रहा है या फिर रिसेसिव से। ठीक है, एंड द सेकंड स्टेप है वो हमें देखना है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो देखिए सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि जो भी अफेक्टेड फीमेल्स हैं, अगर सारी की सारी जो अफेक्टेड फीमेल्स हैं उनके फादर्स अफेक्टेड हैं
और उनके जितने भी सन्स हैं वो भी अफेक्टेड हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे अपने आप से पूछना है भाई कि क्या जितनी भी फीमेल्स आपको पेडिग्री में देखने को मिल रही हैं, क्या उनके फादर और उनके सारे सन्स अफेक्टेड हैं? अगर ऐसी कंडीशन प्रेजेंट है, दैट मीन्स इफ द आंसर इज यस, इसका मतलब वो एक एक्स लिंक्ड डिसीज है, ठीक है, या फिर सेक्स लिंक्ड डिसीज है जिसका कि जीन प्रेजेंट है ऑन दी एक्स क्रोमोसोम। या फिर अदरवाइज अगर आंसर आता है नो, दैट मीन्स वो एक ऑटोसोमल डिजीज है, दैट मीन्स उसका जो जीन है वो एक ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। तो आइए इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए कुछ पेडिग्रीज को हम सॉल्व करते हैं एंड वील ट्राई टू फिगर आउट कि यहाँ पर कौन सा वो डिसऑर्डर है और वो कैसा इनहेरिटेंस पैटर्न शो करता है बेस्ड ऑन दीज स्टेप्स। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं दी इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट बाय सीइंग द इनहेरिटेंस पैटर्न थ्रू दिस फैमिली ट्री और द पेडिग्री चार्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको 3 जनरेशन दिखाई जा रही हैं, पहली जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड दिस इज द थर्ड जनरेशन। क्लियर? तो इन सारी जनरेशन को सबसे पहले तो रोमन न्यूमरल से हमको एक्सप्रेस करना होता है। तो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन है एंड ये थर्ड जनरेशन है। अब यू नो वेरी वेल द वेरी फर्स्ट स्टेप जो क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है दैट इज कि क्या हर अफेक्टेड चाइल्ड का एटलीस्ट एक अफेक्टेड पेरेंट है या नहीं। तो चिल्ड्रन की देखो, ये तो पेरेंटल जनरेशन है, तो चिल्ड्रन तो आपको पहली या सेकेंड जनरेशन से देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड जनरेशन में आपको यहाँ पर 4 चिल्ड्रन मिल रहे हैं। देखिए इस कपल के यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 चिल्ड्रन है। क्लियर? अब इन 4 चिल्ड्रन में से 2 अफेक्टेड हैं। क्लियर है ना? क्योंकि ये सॉलिड बॉक्स से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, दे आर कलर्ड, तो यहाँ पर ये अफेक्टेड कंडीशन है। तो देखो ये जो 2 अफेक्टेड चिल्ड्रन हैं, इनके एटलीस्ट एक पेरेंट क्या अफेक्टेड है देखो इस डिजीज से। तो यहाँ पर देखो ये 2 चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स हैं वो ये हैं, इनमें से देखिए एक पेरेंट जो है वो अफेक्टेड है फ्रॉम द डिजीज और द ट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन देखो, ये तो बात हो गई सेकंड जनरेशन की पेरेंट्स की। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में केवल एक ही अफेक्टेड चाइल्ड है, 1 अफेक्टेड चाइल्ड। अब इस चाइल्ड का अगर आप पेरेंट्स को देखोगे तो इस चाइल्ड के दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट देखिए अगेन अफेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी ये कंडीशन ट्रू होल्ड कर रही है। मतलब क्या हुआ, इस फैमिली चार्ट में जो ट्रेट है दोनों में ही हमारा जो इनहेरिटेंस पैटर्न देखा हमने दोनों जनरेशन में, उसमें क्या हो रहा है, हर अफेक्टेड चाइल्ड का एटलीस्ट एक अफेक्टेड पेरेंट है। मतलब अगर आपका आंसर यस आता था तो ट्रेट कौन सा होता था, डोमिनेंट ट्रेट, जो कि यहां पर मेंशन्ड है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं ये एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें पूछना था कि जो भी अफेक्टेड फीमेल है, क्या उसका फादर और उसके सारे के सारे जो सन्स हैं, सन्स ओनली सन्स की बात हो रही है, वो अफेक्टेड है या नहीं। अगर आंसर यस होता है, मतलब अगर वो सारे के सारे अफेक्टेड हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक एक्स लिंक्ड डिसीज है, अदरवाइज वो एक ऑटोसोमल डिसीज है। तो यहां पर बात करते हैं फीमेल की। ठीक है, इस फीमेल के फादर की तो हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, बट सन्स की हिस्ट्री है। तो फीमेल के यहाँ पर 2 सन्स हैं, एक ये वाला सन है और एक ये वाला सन है, राइट। बाकी ये और ये तो डॉटर है। क्लियर? तो इस फीमेल के क्या सारे सन्स अफेक्टेड हैं? नहीं है। क्लियर है? इवन आप यहां पे भी देख सकते हो, ये एक फीमेल है, इसके फादर क्या अफेक्टेड थे? नहीं अफेक्टेड है, राइट। तो फादर अफेक्टेड नहीं है। और क्या इस फीमेल के सारे सन्स, 2 सन्स हैं ना इस फीमेल के, क्या दोनों अफेक्टेड हैं? नहीं है। इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड नहीं हो सकता है। दिस इज एन ऑटोसोमल ट्रेट। तो इसका मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। एंड वन सच एग्जांपल ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इज गोइंग टू बी, इट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, रिमेंबर दिस कंडीशन। क्लियर? तो इस तरीके का फैमिली जो चार्ट है या पेडिग्री चार्ट है वो आपको बता सकता है द इनहेरिटेंस पैटर्न। बिकॉज देखिए एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है और फाइंड आउट करना है कि कैसा वो ट्रेट हो सकता है। क्लियर? और इससे आपका टाइम भी बचेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर सारे ट्रेट्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उनके जीनोटाइप्स को, प्रोबेबल जीनोटाइप्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी और तब जाके आप इसको प्रेडिक्ट कर पाओगे। क्लियर है? तो आई होप ये कंडीशन आपको समझ आ गई होगी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की। एंड आई वुड वांट यू कि आप जीनोटाइप्स के को लिख के भी इनको ट्राई करके देखो कि यहाँ पर क्या चांसेस हो सकते हैं अफेक्ट होने के। क्लियर है? क्योंकि डोमिनेंट अगर ट्रेट है तो वो ऑटोसोम से डिटर्मिन होने वाला है। अगर मैं आपको एक करके दिखा दूं तो बाकी के मैं आप खुद करोगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पर ये जो फीमेल है, फीमेल ये यहाँ पर सिंस हमने पता लगा लिया ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब अगर एक सिंगल एलील भी प्रेजेंट होगा डोमिनेंट वाला तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये जो फीमेल है ना, ये यहाँ पर हो सकता है दोनों ही एलील्स डोमिनेंट प्रोसेस कर रही हो, या फिर हो सकता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये
इन एलील्स को पोजेस कर रही हो। क्लियर? और जो मेल है वो यहाँ पर इस डिजीज कंडीशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, जो मेल है उसके पास डोमिनेंट ट्रेट या फिर डोमिनेंट एलील है ही नहीं, तो रिसेसिव एलील की कंडीशन उसकी होमोजाइगस कंडीशन में होगी, तभी वो अनअफेक्टेड है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर जो सन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो अनअफेक्टेड चाइल्ड हैं वो तो रिसेसिव होने वाले हैं। तो देखिए ये वाला और ये वाला जो सन है दोनों अनअफेक्टेड है। क्लियर है? ओके। वाइल यहाँ पर देखिए जो ये सन है ये अफेक्टेड है। अफेक्टेड है मतलब उसके पास एक एटलीस्ट डोमिनेंट एलील आया होगा ना। और देखिए आपको ऐसे समझना है, ये दोनों, ये जो दो एलील्स हैं बच्चों, दो एलील्स ए और ए हैं, एक तो फादर ने कंट्रीब्यूट किया होगा और एक मदर ने किया होगा ना, तभी तो यहाँ पर रिसेसिव ट्रेट एक साथ, दोनों ही एलील्स एक साथ रिसेसिव आ सकते हैं। तो इसका मतलब जो मदर है वो होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं हो सकती है, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। आपको समझ आया ना क्यों? क्योंकि देखिए जो भी दो एलील्स आए होंगे उनमें से एक एलील मदर ने कंट्रीब्यूट किया होगा, एक फादर ने। तो अगर यहाँ पर अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है मतलब उसके पास दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में दो रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट हैं, मतलब एक मदर ने कंट्रीब्यूट किया होगा, एक फादर ने। तो इसका मतलब क्या होगा, मदर जो होगी वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगी। क्लियर है? ओके। और यहाँ देखिए यहाँ पर अफेक्टेड अगर इंडिविजुअल है तो इसका मतलब यहाँ पर डोमिनेंट एलील मदर ने कंट्रीब्यूट किया होगा, रिसेसिव फादर ने, क्योंकि फादर तो रिसेसिव एलील्स को होमोजाइगस कंडीशन में ही पोजेस कर रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ तो ये जो इसकी फीमेल पार्टनर है वो तो होमोजाइगस रिसेसिव है बिकॉज वो डिजीज कंडीशन शो कर नहीं रही है। क्लियर? और जितने भी ऑफस्प्रिंग है दे आर होमोजाइगस रिसेसिव। द रीजन बीइंग क्योंकि इनमें से किसी के पास भी आपको डोमिनेंट ट्रेट का एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिल रहा है। क्लियर? ओके, लेट अस टॉक अबाउट दिस कंडीशन। यहाँ पर देखिए जो ये फीमेल है ये अफेक्टेड है, मतलब उसके पास जो डोमिनेंट एलील है फॉर दिस ट्रेट वो मदर से ही आया होगा। तो ये देखिए इसका जो जीनोटाइप होगा वो मदर से कैपिटल ए आया होगा, फादर तो होमोजाइगस रिसेसिव है, इसका मतलब उसके पास स्मॉल ए यहाँ से आया होगा। सिमिलरली जो फादर है यहाँ पर, इस फीमेल का जो हस्बैंड है वो यहाँ पर डिजीज कंडीशन को शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन बेयर कर रहा है। क्लियर? अब देखिए जो सन यहाँ पर डेवलप हुआ, सन अनअफेक्टेड है, मतलब उसके पास दोनों ही रिसेसिव एलील है, एक मदर से आया होगा और एक फादर से। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन मिलेगी। बट ये जो फीमेल है यानी कि सेकंड जो डॉटर है इनकी वो अफेक्टेड है, मतलब डोमिनेंट एलील मदर से यहाँ पर इनहेरिट हो गया और फादर से सिर्फ रिसेसिव ही आ सकता है। क्लियर? और यहाँ पर देखिए जो सन है, सन के पास रिसेसिव कंडीशन ही प्रेजेंट है, मतलब देखिए वो अनअफेक्टेड है ना, इसका मतलब उसके पास दोनों ही रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट है। तो देखिए इस तरीके से आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप भी डिटरमिन कर सकते हो। पहले तो हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, उसके बाद जीनोटाइप्स को प्रेजेंट करके भी चेक कर सकते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न को वो सही से आ रहा है या नहीं। सो आई होप द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इज वेरी क्लियर। आइए अब हम देखते हैं कुछ और वेरियस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स को। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो देखो बच्चों सबसे पहले आपको आपका दिया हुआ पेडिग्री को अच्छे से एनालाइज करना है। हाउ मेनी जनरेशंस वी हैव? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। 4 जनरेशंस वी हैव इन टोटल। उन सभी को हम यहाँ पर रोमन न्यूमरल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन एंड देन वी हैव द फोर्थ वन एज वेल। ठीक है? ओके, लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना था कि क्या सारे अफेक्टेड जो चिल्ड्रन हैं, सारे अफेक्टेड चिल्ड्रन, क्या उनका एटलीस्ट एक अफेक्टेड पेरेंट है? अगर है तो डोमिनेंट ट्रेट, नहीं है तो रिसेसिव ट्रेट। तो देखो पहला जो चिल्ड्रन की प्रोजेनी है वो आपको सेकेंड जनरेशन में मिल रही है। तो देखिए इस कपल की 3 प्रोजेनी है, 3 चिल्ड्रन है, 2 डॉटर्स हैं और एक सन है। क्लियर है? ओके, ये जो सन है ये अफेक्टेड है, तो इस अफेक्टेड चाइल्ड के एटलीस्ट एक पेरेंट क्या अफेक्टेड नजर आ रहा है? इस अफेक्टेड चाइल्ड के ये 2 पेरेंट्स हैं, क्या अफेक्टेड हैं? नहीं है। राइट? इसका मतलब ऑब्वियसली ये एक रिसेसिव ट्रेट है, हमने पहले स्टेप में इसको डिटर्मिन कर लिया। सेकेंडली अब हमें चेक करना है कि क्या ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है या फिर एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है या फिर एक्स लिंक डिसऑर्डर है। इसके लिए आपको क्या चेक करना था? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्या हर अफेक्टेड फीमेल का जो फादर है और उसके हर जो सन है, मींस ऑल हर सन्स मस्ट बी अफेक्टेड विद द डिजीज, क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? अगर हो रही है तो वो एक्स लिंक्ड है, अगर नहीं हो रही है तो वो ऑटोसोमल है। लेट अस सी कि यहाँ पर फीमेल कहाँ अफेक्टेड है। ओके, सो इस फैमिली ट्री में एक तो फीमेल यहाँ अफेक्टेड है और एक यहाँ पर। क्लियर है? ओके, लेट्स सी ओवर हियर। इस फीमेल को चेक कीजिए,
देखिए इस फीमेल के केस में इसका फादर तो अफेक्टेड है, बट यहाँ देखिए, यहाँ इस फीमेल का फादर भी अफेक्टेड है, बट उसके जो सन्स हैं इस फीमेल के, देखो हमारा प्राइम फोकस इस पे होने वाला है, फीमेल का फादर इज अफेक्टेड बट द सन्स आर नॉट अफेक्टेड। मतलब क्या हुआ, जो सेकंड कंडीशन है वो वायलेट हो गई ना, उसमें बोला गया था फीमेल के फादर और सारे सन्स अफेक्टेड होने चाहिए, अगर वो अफेक्टेड है दैट मीन्स वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, बट यहाँ तो नहीं हो रहा है ना, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, राइट। यहाँ ये कंडीशन हमने क्यों नहीं देखी, बिकॉज आगे की कंडीशन हमारे पास है नहीं, इस फीमेल के सिर्फ फादर की कंडीशन है, बट अगर हम यहाँ की तरफ देखेंगे तो इस फीमेल के फादर एज वेल एज सन की कंडीशन भी है, तो रादर हम इस वाले फीमेल को अपना प्रोपोजिटस मानेंगे, जिस पे कि हम ज्यादा अपना फोकस करने वाले हैं व्हाइल स्टडीइंग द इनहेरिटेंस पैटर्न। और अगेन आप यहाँ पर भी जीनोटाइप्स को मेंशन करके और इस इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने की कोशिश भी कर सकते हो एट योर एंड। तो अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमको क्या देखना है, अगेन आपके सामने एक पेडिग्री है, 3 जनरेशन दिखाई जा रही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन आपके सामने यहाँ पर है, देन वी हैव इज द सेकंड जनरेशन एंड वी हैव द थर्ड जनरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है कि क्या हर अफेक्टेड चिल्ड्रन के एटलीस्ट एक अफेक्टेड पेरेंट है। तो देखिए सेकंड जनरेशन में जो पहले आपको फर्स्ट एंड फोर्थ चिल्ड्रन देखने को मिल रहे हैं, दैट मींस इन कपल के जो फर्स्ट और फोर्थ चाइल्ड हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम द डिसीज, राइट। और अगर हम इनके पेरेंट्स को देखें, इन 2 अफेक्टेड चिल्ड्रन को, तो इनके पेरेंट्स में से एटलीस्ट एक पेरेंट, इनके फादर यहाँ पर अफेक्टेड है, मतलब क्या हुआ, ये एक डोमिनेंट ट्रेट हो सकता है। वाइल अगर हम नेक्स्ट जनरेशन देखें, थर्ड जनरेशन में दोनों जो चिल्ड्रन हैं, दोनों जो बॉयज हैं, इनकी मदर यहाँ पर अफेक्टेड है, एटलीस्ट 1 पेरेंट यहाँ पर अफेक्टेड है। इसका मतलब ये डेफिनेटली डोमिनेंट ट्रेट है, बिकॉज पूरी पेडिग्री में ये अपने आप को हर जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये डोमिनेंट ट्रेट है। फिर अगर हमें चेक करना है कि सेक्स लिंक्ड है या नहीं, हमें सेकंड क्वेश्चन पूछना है कि क्या हर अफेक्टेड डॉटर का एटलीस्ट जो फादर हैं और उनके सारे के सारे जो सन्स हैं वो अफेक्टेड हैं या नहीं। अगर हैं तो इसका मतलब वो सेक्स लिंक्ड है या फिर एक्स क्रोमोसोम पे उसका जीन एसोसिएटेड है। सो अफेक्टेड डॉटर आपके सामने केवल यहाँ पर है सेकंड जनरेशन में, तो इसके फादर और इसके दोनों सन्स यहाँ पर अफेक्टेड हैं, मतलब ये वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स द आंसर इज यस। इसका मतलब ये एक सेक्स लिंक्ड ट्रेट है, तो मतलब ये एक सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट हुआ। सो आई होप ये वाला जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको अगेन 3 जनरेशन दिखाई जा रही हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड जनरेशन, जिसको कि हम यहाँ पर रोमन न्यूमरल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर इतनी बात? ओके, नाउ वी हैव टू सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछना है कि क्या हर अफेक्टेड चिल्ड्रन के अफेक्टेड पेरेंट्स हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए सेकेंड जनरेशन में ये 2 जो चिल्ड्रन हैं इन कपल के वो अफेक्टेड हैं और इनके एटलीस्ट एक पेरेंट यहाँ पर अफेक्टेड है या नहीं। देखिए है, फर्स्ट जनरेशन में अगर हम चेक कर रहे हैं तो देखिए सेकेंड जनरेशन की ये 2 चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स हैं उनमें से एक अफेक्टेड है, क्लियर है, तो ये डोमिनेंट ट्रेट हो सकता है। वाइल अगर हम चेक करें यहाँ पर थर्ड जनरेशन के हर अफेक्टेड चिल्ड्रन के, तो थर्ड जनरेशन में ये 2 जो चिल्ड्रन हैं इनके ये 2 पेरेंट्स हैं, क्या इन 2 चिल्ड्रन का एटलीस्ट एक पेरेंट अफेक्टेड है? नहीं है, मतलब यहाँ पर वायलेशन हो गया हमारे क्वेश्चन के रूल का। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखेंगे तो अगेन आपको 2 जो चिल्ड्रन हैं उनके एक पेरेंट अफेक्टेड दिख रहा है, बट सिंस ये पूरी पेडिग्री में ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है, पूरी पेडिग्री में आपको हर अफेक्टेड चिल्ड्रन का एटलीस्ट एक अफेक्टेड पेरेंट नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, देखो हमारा रूल कहता था ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अफेक्टेड पेरेंट, तो ऑल तो नहीं हो रहा है ना, ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन के एटलीस्ट एक अफेक्टेड पेरेंट नहीं हो रहा है, मतलब अगर ये एक भी एक्सेप्शनल रूल आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, मतलब ये एक डोमिनेंट ट्रेट नहीं हो सकता है, ये एक रिसेसिव ट्रेट है। क्लियर इतनी बात? ओके, अब सेकंड जो रूल हमको देखना है, तो रिसेसिव ट्रेट तो हमने देख लिया कैसे आया। अब हमें सेकंड जो क्वेश्चन पूछना है कि क्या हर अफेक्टेड जो फीमेल इंडिविजुअल है उसके फादर और उसके सारे सन्स अफेक्टेड हैं या नहीं। तो देखिए अफेक्टेड फीमेल आपको सिर्फ यहाँ इस जनरेशन में देखने को मिल रही है, सेकेंड जनरेशन में, तो इस फीमेल का जो फादर है वो तो अफेक्टेड है, बट चिल्ड्रन की यहाँ पर कोई बात नहीं है बिकॉज शी इज अनमैरिड। यहाँ पर देखते हैं जो फोर्थ डॉटर है, इस डॉटर का जो अफेक्टेड डॉटर है इसके फादर भी अफेक्टेड है और उसके सारे सन्स भी अफेक्टेड हैं, मतलब ये कंडीशन जो है वो बता रही है कि दैट द डिसऑर्डर इज सेक्स लिंक्ड। तो इसका मतलब ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जैसे कि हीमोफीलिया आपने पढ़ा था या फिर कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था, वो सारी कंडीशन यहाँ पर ऐसे एसोसिएटेड है। सो आई होप द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इज आल्सो वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो बच्चों
एज द नेम सजेस्ट, इस टॉपिक में हम कुछ ऐसे डिसऑर्डर स्टडी करने वाले हैं हमारे सिलेबस में जो कि क्रोमोसोम से एसोसिएटेड अबनॉर्मैलिटी की वजह से अराइज करेगा, और जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी अराइज करेगी इन डिसऑर्डर्स के केस में, दैट वुड बी रिलेटेड टू देयर नंबर, नॉट द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नंबर में कोई भी अबनॉर्मैलिटी अराइज करने की वजह से ये वाले डिसऑर्डर्स को हम अराइज करता हुआ देखेंगे विद इन दी ह्यूमन बीइंग। ओके, तो बेसिकली जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, अगर उनके नंबर में कोई चेंज आता है तो यू नो वेरी वेल, कोई भी सडन चेंज अगर क्रोमोसोम के नंबर में आता है उनको हम प्लेस करते थे अंडर द जीनोमिक म्यूटेशंस। ओके, और जीनोमिक म्यूटेशंस के हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज भी पढ़ी थी, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। आई होप आप सभी को याद होगा, राइट? तो वहां पर क्या हो रहा था, क्रोमोसोम के अंदर जो सेट्स हैं, राइट, क्रोमोसोम के जो सेट्स हैं उनके नंबर में ही अगर कोई चेंज आ जा रहा है, आइदर ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यू क्रोमोसोम या फिर डिलीशन ऑफ अ क्रोमोसोम फ्रॉम द सेट, या फिर सेट के अंदर प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अरेंजमेंट में कोई चेंज आ जाए, तो उस वजह से यहां पर ये अबनॉर्मैलिटीज अराइज करती हैं, राइट? तो दे आर गोइंग टू बी कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और इवन द अबनॉर्मल arrangement of the chromosomes within the set. Clear है इतनी बात? Okay. Now, if we talk about the two types of genomic mutation, जिनमें सबसे पहले एक हम डिस्कस करेंगे अबाउट एन्यूप्लॉइडी और उसके कॉज के बारे में, क्योंकि एन्यूप्लॉइडी जो है उन सभी डिसऑर्डर्स का कॉज है जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ओके। सो नंबर 1, एन्यूप्लॉइडी के बारे में जानते हैं कि एन्यूप्लॉइडी क्यों अराइज करती है। एन्यूप्लॉइडी आई होप आप सभी को याद होगा, एक सेट के अंदर अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए या घट जाए, वो एन्यूप्लॉइडी के अंदर प्लेस किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो यहां पर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहां पर जो सेल डिवीजन के टाइम पर आपको देखने को मिलता है ना, सेल डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स हैं या फिर जो क्रोमैटिड्स हैं, अगर वो फेल कर जाती हैं टू सेपरेट और सेग्रीगेट, तो वो कॉज करती हैं एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन को। तो दे आर कॉज ड्यू टू द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग द सेल साइकिल डिवीजन, ओके, और द सेल डिवीजन साइकिल। और क्योंकि यहां पर जो क्रोमैटिड्स हैं दे फेल टू डिसजॉइन और सेपरेट, इस कंडीशन को हम नॉन डिसजंक्शन बुलाते हैं। हम इसे क्या बुलाते हैं? नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, और नॉन डिसजंक्शन कैसे अकर करता है उसको हम यहां पर स्टडी भी करने वाले हैं। अब देखो, इस एंटायर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन को समझने से पहले लेट मी रिकॉल सर्टेन पॉइंट्स फॉर यू। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होगा कि एवरी डिप्लॉइड सेल के अंदर आपको हमेशा क्या देखने को मिलते हैं? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इमेजिन करते हैं हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स हैं। सो लेट अस इमेजिन कि उसके पास एक क्रोमोसोम नंबर 1 है और दूसरा ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। ठीक है, सो दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड ये है क्रोमोसोम नंबर 2। क्लियर? और हर क्रोमोसोम के आपको 2 कॉपीज मिलती हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर डिप्लॉइड कंडीशन है। इसका मतलब एक उसका पैटर्नल क्रोमोसोम है, लेट्स सपोज ये मैटर्नल है, और ये दूसरा वाला मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ये पैटर्नल होमोलोगस पार्टनर है। क्लियर है? इन 2 क्रोमोसोम्स के। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू टेक प्लेस? आपको पता है सेल डिवीजन से पहले एस फेज होती है। एस फेज में क्या होता है? याद कीजिए, एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस, है ना? तो यहां पर डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करेगा, तो इस क्रोमोसोम के जो आपको डीएनए कंटेंट है ना वो डबल होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में क्या होगा? आपको इस बारी एक क्रोमैटिड की बजाय 2 क्रोमैटिड्स देखने को मिलेगी इन ईच ऑफ दीज क्रोमोसोम्स। तो देखो क्या होने वाला है, यहां पर जो फर्स्ट क्रोमोसोम है ना उसकी आपको यहां पर ऐसे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स देखने को मिलेंगी, 1 सिस्टर क्रोमैटिड एंड दी सेकंड वन। क्लियर? इस तरीके से जो सेकंड नंबर का क्रोमोसोम था ना उसकी भी आपको यहां पर डीएनए डुप्लीकेट होके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म करता हुआ नजर आएगा। ऐसा ही इनके होमोलोगस पार्टनर्स के साथ भी होगा जो कि पैटर्नली ओरिजिनेटेड थे। तो यहां देखो, ये जो पैटर्नल होमोलोगस पार्टनर था क्रोमोसोम नंबर 1 का, वो भी यहां पर डुप्लीकेट कर गया। ठीक है, और यहां पर भी जो सेकंड क्रोमोसोम का पैटर्नल होमोलोगस पार्टनर था वो भी डुप्लीकेट कर गया। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब ये सारी कंडीशन आपको अच्छे से पता है। अब देखो, एस फेज हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए कंटेंट हैज टेकन प्लेस। नाउ व्हाट इज गोइंग टू टेक प्लेस? अब आपको पता है, क्योंकि हमें यहां पर जीनोम के अंदर यानी कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम के नंबर के बढ़ने या घटने की कंडीशन को देखनी है, दैट मींस हमें गैमीट्स की कंडीशन देखनी है, क्योंकि गैमीट ही वो सेल है जिसके अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है हेप्लॉइड कंडीशन में। तो मतलब हमें मियोसिस की डिवीजन से इस प्रोसेस को समझना है। तो देखो, आपको पता है ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में किस स्टेज में पेयर अप करते थे? याद करो, दैट वाज जाइगोटीन स्टेज। तो जाइगोटीन स्टेज में आपको ये होमोलोगस पार्टनर्स ना, जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसके ये 2 होमोलोगस पार्टनर हैं, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है जिसके ये 2 होमोलोगस पार्टनर्स हैं, दे आर गोइंग टू पेयर अप।
और उनकी अगर ये पेयरिंग अप होती है, इसे हम साइनेप्सिस बुलाते थे, तो दे विल शो पेयरिंग अप। और इस पेयरिंग अप को मैंने ना यहाँ पर इस तरीके से लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, बाय फॉर्मेशन ऑफ अ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ओके। और बाकी की आपको पता है आगे की जो भी सब स्टेजेस होती थी आफ्टर जाइगोटीन, जैसे पैकाइटिन में आपको याद होगा क्रॉसिंग ओवर अकर करता था और बाकी के चेंजेस होते थे। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर ये पेयर्ड अप होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और आफ्टर ऑल द प्रोफेज 1 सब स्टेजेस हैव टेकन प्लेस, मेटाफेज 1 आती है। और मेटाफेज 1 में क्या होता है, याद कीजिए, मेटाफेज 1 में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ओके, ये अलाइन हो जाते हैं एट दी इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे ये अलाइन करेंगे। सो व्हाट इज गोइंग टू टेक प्लेस नाउ, जब ये इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन करने वाले हैं, उसके बाद आती है यस मेटाफेज के बाद आती है एनाफेज, जहां पर ये सेग्रीगेट करेंगे। तो सेग्रीगेट करने के टाइम पे दे विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, इस तरीके से। तो ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ इस तरीके से मूव करने वाले हैं, याद है। और अगर ये कंडीशन फेल कर जाए, मतलब यहां पर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो कि अभी पेयर्ड अप हैं, अगर ये फेल कर जाएं टू डिसजॉइन, मतलब फेल टू सेपरेट कर जाएं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मान लेते हैं ये जो क्रोमोसोम नंबर 2 है ये फेल कर जाता है टू डिसजॉइन, ये सेपरेट होने से ये फेल कर जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस बार इस पोल की तरफ नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस पोल की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, रैदर ये भी इस तरफ मूव कर जाएगा। तो यानी कि इसकी कंडीशन क्या होने वाली है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कम टुवर्ड्स वन पोल ओनली। तो ऐसे में क्या हो रहा है, देखो जो इस तरफ की तरफ क्रोमोसोम जा रहे थे फॉर्मिंग वन सेल, उधर पर एक क्रोमोसोम कम पहुंचेगा और इधर पर एक क्रोमोसोम ज्यादा जाएगा। तो ये मियोसिस 1 के टाइम पर होता है। तो याद है आप सभी को, तो ये कंडीशन ही यहां पर आपको रिप्रेजेंट की गई है। तो दिस इज मियोसिस 1। सो मियोसिस 1 में देखो यहां पर ये हमने हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 की बात की हुई है, जिसमें कि नॉन डिसजंक्शन आकर नहीं किया है। वाइल अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर आपको सेकेंड वाला जो क्रोमोसोम है उनके दोनों होमोलोगस पार्टनर एक ही पोल की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके नॉन डिसजंक्शन के फिनोमेना को। क्लियर। इसकी वजह से जब यहां पर सेल डिवीजन कंप्लीट होगा, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस ना, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखो दो सेल्स जो बनेंगे उनमें एक के पास 3 क्रोमोसोम जाएंगे, कौन कौन से, 1, 2 एंड 3, और एक के पास केवल एक क्रोमोसोम जाएगा। तो यहां पर 2 सेल्स बनेंगे, राइट। अब देखो फाइनली मियोसिस 1 के बाद आती है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड जब आकर करती है ना बच्चों, तो वेरी वेल ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनकी सिस्टर क्रोमैटिड्स बीच से स्प्लिट करके अलग हो जाएंगे। मतलब अगर ये आपके क्या थे, होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बीच में से स्प्लिट करेंगी और वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। तो ये कंडीशन आपको मियोसिस सेकंड में देखने को मिलेगी। तो देखो ये वाला जो सेल बना था पहला वाला, इसके पास कितने क्रोमोसोम आए थे, 3 क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड कंडीशन में। अब इन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का क्या होने वाला है, यस इनकी स्प्लिटिंग होने वाली है फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब इनका क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट करके सेपरेट क्रोमोसोम्स के फॉर्म में डिवाइड कर जाएंगी। तो यहां पर जब सेल डिवीजन कंप्लीट होगा आफ्टर साइटोकाइनेसिस, 2 सेल्स फॉर्म होते हुए नजर आएंगे, हर के पास आपको 3 क्रोमोसोम जाएंगे। देखो 1, 2 एंड 3 इस वाले में और 1, 2 एंड 3 इस वाले में। वाइल ये जो दूसरा सेल बना था आफ्टर मियोसिस 1, उसमें क्या हो रहा है, देखो वहां पर केवल एक ही क्रोमोसोम गया था, है ना, 1 क्रोमोसोम। तो ये 1 क्रोमोसोम के जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं जब वो सेपरेट करेंगे तो यहां पर देखो केवल एक क्रोमोसोम एंड में एंटर करेंगे इनटू द सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस सेकंड। तो क्या कंडीशन आपको देखने को मिली, यहां पर देखो डिप्लॉयड कंडीशन में 2-2 सेल्स होने चाहिए थे या फिर 2-2 आपके क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे, बट यहां देखो 2 से यहां पर ज्यादा है, क्योंकि हिप्लॉइड कंडीशन में यहां पर सिंगल 2 ही क्रोमोसोम्स की बात हो रही थी ना, बट यहां देखो ये 2 के साथ एक तीसरा भी आ गया, है ना। और यहां पर भी देखो आपने, यहां पर भी 2 के साथ ये तीसरा आ गया। तो यानी कि हिप्लॉइड कंडीशन में तो हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स थे हेप्लॉइड कंडीशन में, अगर हम सिर्फ पैटर्नल पेयर की बात करें या फिर मैटर्नल की, बट यहां पर एक एक्स्ट्रा आने की वजह से ये n+1 की कंडीशन अराइज कर रही है। सिमिलरली यहां पर देखो इस तरफ में आपको केवल एक ही क्रोमोसोम की एंट्री देखने को मिली आउट ऑफ द 2, राइट। तो क्रोमोसोम 1 और 2 में से केवल एक ही यहां पर पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर n-1 की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि हेप्लॉइड सेट में 2 क्रोमोसोम थे बट केवल एक पहुंचा, इसलिए वहां पर n-1 की कंडीशन हो गई। क्लियर। और इस वजह से मोनोसोमी अकर करेगी, मतलब एक ही कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट, और यहां पर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी चली जाएंगी। इसकी वजह से अराइज होता है ट्राइसोमी। सो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग द एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी की जो मोनोसोमी और
ट्राइसोमी की कंडीशन है वो कैसे अराइज करती हैं उसको हमने देख लिया। और एक और जो आपको यहाँ पर क्रोमोसोमल नंबर से एसोसिएटेड अबनॉर्मैलिटी देखने को मिलेगी, दैट वुड बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। नॉर्मली एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में आपको 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, कभी कभी पूरा का पूरा सेट जो है वो एक और प्रेजेंट हो जाता है, मतलब हो सकता है 2 के बजाय 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ट्रिप्लॉइड बुलाएंगे। 4 भी हो सकते हैं तो हम उसको टेट्राप्लॉइड भी बुलाएंगे। तो मोर देन 2 सेट का होना वुड बी रिप्रेजेंटिंग पॉलीप्लॉइडी, और पॉलीप्लॉइडी अराइज तब करती है जब कैरियोकाइनेसिस के बाद, यानी कि सेल डिवीजन के बाद, सेल डिवीजन में स्पेसिफिकली न्यूक्लियर डिवीजन की बात हो रही है, बिकॉज कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अगर सेल डिवीजन नहीं आकर करता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन आकर नहीं करता है, तब यहां पर पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन अराइज करती है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी होंगी। और अब हम देखने जा रहे हैं वन ऑफ सच डिसऑर्डर जो कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम की वजह से अकर करता है। तो ऐसा जो डिसऑर्डर है वो एक ऑटोसोम 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज की प्रेजेंट होने की वजह से अकर करता है इन दी इंडिविजुअल्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और उसको हम बुलाते हैं डाउन सिंड्रोम। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द डाउन सिंड्रोम। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एंड दैट इज द डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम के कुछ और नाम भी हैं जिन्हें हम सबसे पहले यहां पर मेंशन कर लेते हैं। सो डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलिज्म भी बुलाते हैं, ओके, या फिर इसको हम मंगोलियन इडियसी भी बुलाते हैं, ठीक है। सो वी इवन कॉल इट मंगोलियन इडियसी। क्लियर है? तो ये नाम आपको याद रखने हैं, बिकॉज इस पर्टिकुलर डिजीज को या डिसऑर्डर को इन 2 नाम से भी रेफर किया जा सकता है इन द एग्जामिनेशन। नाउ बात की जाए अगर इस डिसऑर्डर की, तो सबसे पहली बार इस डिसऑर्डर को रिपोर्ट किया था सर लैंगटन डाउन ने इन द ईयर 1866, जिनके नाम पर ही इस सिंड्रोम का नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा, ठीक है। एंड सिंस ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि क्रोमोसोम से या फिर क्रोमोसोम के नंबर से रिलेटेड कोई अबनॉर्मैलिटी की वजह से अराइज कर रहा है, तो इसका कॉज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर इज द ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम। मतलब आपको पता है किसी भी इंडिविजुअल में नॉर्मली हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं डिप्लॉइड सेल में, बट यहाँ पर बाकी सारे क्रोमोसोम्स की तो 2 कॉपी हैं, बट 21st जो क्रोमोसोम है विच इज एन ऑटोसोम, राइट। सो 21st क्रोमोसोम की यहाँ पर 2 नहीं 3 कॉपीज प्रेजेंट होंगी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम। क्लियर? अब देखो यहाँ पर ना आपके सामने एक होल कैरियोटाइप दिखाया जा रहा है ऑफ द एंटायर क्रोमोसोम्स ऑफ अ सेल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो देखो आपके सामने यहाँ पर सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज में अरेंज किया हुआ है, जिसे हम कैरियोटाइप बुलाते हैं। कैरियोटाइप में आप देखोगे हर क्रोमोसोम की आपको 2 कॉपीज मिल रही हैं, बट अगर आप 21st नंबर के क्रोमोसोम पे आते हो यहां पर, तो देखो 21st क्रोमोसोम की इस बार आपको 2 नहीं 3 कॉपी देखने को मिलती है, और इसी को हम कहते हैं ट्राइसोमी, ठीक है, मतलब टू हैव 3 कॉपीज। क्लियर है? ओके। अब सिंस ये एक ऑटोसोम से एसोसिएटेड डिसऑर्डर है, बिकॉज 21st क्रोमोसोम है ना, तो आपको पता ही है फर्स्ट 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन जीनोम में दे आर गोइंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटिंग व्हाट, द ऑटोसोम्स। तो इसका मतलब इसका जो अकरेंस का चांस है वो इक्वली मेल्स में भी हो सकता है और फीमेल्स में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मेल्स अफेक्टेड होंगे या फिर फीमेल्स, बिकॉज ये एक ऑटोसोमल कंडीशन है, ठीक है। सो ये एक ऑटोसोम से कंडीशन एसोसिएटेड कंडीशन है, तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं। तो दिस कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ ऑटोसोम, और कौन सा है वो ऑटोसोम? 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है वो वाला। क्लियर? ओके। अब देखो अगर इसके अकरेंस की बात की जाए तो 1 in every 700 चिल्ड्रन बेसिकली सफर करते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर, और ये मोर कॉमन देखने को मिलता है इन द चिल्ड्रन ऑफ ओल्डर मदर्स, ठीक है। तो ये उसकी कंडीशन है। अब ये जो ट्राइसोमी है ना बच्चों, ये अकर कैसे करेगी? तो याद कीजिए पिछली स्लाइड में हमने देखा था कैसे नॉन डिसजंक्शन की वजह से 2 टाइप के गैमीट्स बनने के चांसेस थे। एक टाइप का गैमीट वो था जिसमें कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया था, याद है? तो ये वो वाला गैमीट है, और मान लीजिए ये गैमीट एक नॉर्मल गैमीट के साथ फ्यूज करता है, तो क्या होगा? यहां पर देखो, यहां पर ये कंडीशन अराइज करेगी। देखो n एंड n क्या हो जाएगा? 2n, और ये 2n प्लस 1 कंडीशन। ये कंडीशन क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है द ट्राइसोमी कंडीशन, है ना। और एक्चुअली में अगर इसको हम ह्यूमन के जीनोम के हिसाब से लिखने की कोशिश करें तो कैसा होने वाला है? देखो n की कंडीशन हमारे केस में कितनी है? यस, n की कंडीशन इज 23,
है ना, हिप्लॉइड कंडीशन में वी हैव 23 क्रोमोसोम्स ना, तो 2 into 23 becomes 46 and 1 47। तो इसका मतलब जो इंडिविजुअल डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है उसके पास यहां पर 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हमें इसे करेक्टली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? देखो, करेक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीका है, आपको पता है वी नॉर्मली हैव 44 ऑटोसोम्स, बट यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑटोसोम भी प्रेजेंट है एज अ थर्ड कॉपी ऑफ द 21st क्रोमोसोम। तो यहां पर आपके पास ऑटोसोम में 44 ना होके 45 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और बाकी जो सेक्स क्रोमोसोम है वो आइदर XX हो सकता था या फिर XY हो सकता था। तो दिस इज गोइंग टू बी दैट कंडीशन जिससे कि हम यहां पर डाउन सिंड्रोम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में आपको टोटल 47 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, जिसे हम 45 प्लस XX या फिर 45 प्लस XY से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। क्लियर है इतनी बात है? सो आई होप डाउन सिंड्रोम का इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर। तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो कैरेक्टराइज कैसे होते हैं? तो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से सफर करने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें ना आपको पहली चीज तो उनकी हाइट जो है वो ज्यादा बढ़ती नहीं है, दे हैव अ शॉर्ट स्टेचर, ठीक है। सेकेंडली, इनके पास एक कैरेक्टराइज्ड मंगोलियन फेस होता है, मतलब इनके पास एक राउंड सा हेड होगा जो कि पीछे की तरफ से फ्लैट होगा। सो अगर आप इस बेबी को देख रहे हो सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर, तो यहाँ पर एक राउंड सा फेस होता है, कैरेक्टरिस्टिक राउंड फेस जिसे हम कहते हैं, ओके, मंगोलियन फेस कहते हैं। और वो आप देखोगे उस पर्टिकुलर हेड में पीछे वाला पोर्शन इज गोइंग टू बी फ्लैट, और ये जो फोर हेड है ना वो ब्रॉडेंड नजर आएगा। तो एक ब्रॉडेंड फोर हेड होता है इंडिविजुअल्स का सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। एंड यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, अगर आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर बच्चे के माउथ को, तो माउथ ना यहां पर आपको पार्शियली ओपन नजर आता है, ओके। सो माउथ इज पार्शियली ओपन विद अ प्रोजेक्टिंग लिप। तो जो लोअर लिप होता है ना वो नॉर्मली प्रोजेक्ट करता है। इवन द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर हैव एन एक्सेप्शनली लॉन्ग टंग। तो वो जो टंग होती है ना वो लॉन्ग होने की वजह से बाहर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट करती रहती है। तो ये कंडीशन भी आपको देखनी पड़ेंगी। तो देखो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर वो पार्शियली ओपन माउथ पोजेस करते हैं, या फिर इंडिविजुअल्स की बात करें तो, एंड उनके पास ना आपको एक लॉन्ग टंग देखने को मिलती है जो कि प्रोजेक्ट आउट करती रहती है। एंड उसमें अगर आप एक कंडीशन देखोगे तो वो भी ना आपको फरोड नजर आएगी। तो टंग जो है वो फरो शो करती है, ओके। और इनकी आई से रिलेटेड भी एक कंडीशन है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, इनकी जो आई है ना वो आपको वाइडली सेपरेटेड नजर आ रही है। सो द आईज आर वाइडली सेपरेटेड, और वो ना इस तरीके से स्लांटिंग है। तो देखो इस तरीके से वो स्लांट कर रही हैं। तो अगेन स्लांटिंग आईज, वो भी वाइडली सेपरेटेड। अगेन इट इज अ वेरी मच क्लियर सिम्टम ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम। क्लियर? और इनकी आईज में एक और आपको पिक्युलैरिटी देखने को मिलती है जो कि मैं आपको डिस्कस यहाँ करने वाला हूं। तो देखोगे आप इनकी आई को अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, यू विल सी इनकी अपर आईलेट के ऊपर ना एक स्किन की फोल्ड आती है। तो आप देख रहे हो ये जो स्किन की फोल्ड है जो कि इनकी आई के इनर एज को कवर कर रही है। तो आपने क्या देखा, ये इनका अपर आईलेट है, और आईलेट के ऊपर ना आपको एक स्किन की ऐसी फोल्ड देखने को मिल रही है, दिस फोल्ड। ये जो फोल्ड है ये इनर साइड पे आई को कवर कर रही होती है। इस फोल्ड को हम एपिकैंथस फोल्ड बुलाते हैं। तो इसे हम बुलाते हैं एपिकैंथस या फिर एपिकैंथल फोल्ड, जो कि अगेन डाउन सिंड्रोम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो देखा आपने कैसे इंडिविजुअल की जो आई है वो ऐसे स्लांटिंग है, वाइडली सेपरेटेड है, और यहां पर आपको एक एपिकैंथल फोल्ड देखने को मिलता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। फाइन, ओके। आइए कुछ और फीचर्स को देखते हैं, सिम्टम देखते हैं ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम। तो देखो नेक्स्ट जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद देयर पाम। तो चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डाउन सिंड्रोम उनके पास शॉर्ट हैंड होते हैं विच आर मोस्टली फ्लैट, और उनके पास ना उनका जो पाम होता है वो ब्रॉड होता है। ब्रॉड पाम्स में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज देखने को मिलती है। तो एक पामर क्रीज होती है। अगर आप देखोगे नॉर्मल इंडिविजुअल को और एक पर्सन को जो कि सफर कर रहा है फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम, सो नॉर्मल इंडिविजुअल में आपको इस तरीके की क्रीजेस देखने को मिलती हैं, राइट? ये नॉर्मल क्रीज है। सो दिस इज नॉर्मल कंडीशन। बट अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम में ना आपको एक सिंगल क्रीज देखने को मिलेगी इस तरीके से, वन क्रीज ओनली। एंड इस क्रीज की जो कंडीशन है वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन, और इसको हम बुलाते हैं द सिमियन क्रीज।
तो सिमियन क्रीज आपको यहां देखने को मिलता है इन केस ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम। प्लस इनके अगर आप फिंगर्स देखोगे ना, आपको फिंगर्स बड़ी स्टबी दिखेंगी, तो दे हैव स्टबी फिंगर्स। क्लियर? तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है रिगार्डिंग देयर पाम। एंड जो लास्ट इनका सिम्टम होता है ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर वुड बी कि ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना बच्चों, ये फिजिकली भी, मेंटली भी, और इनका जो साइकोमोटर एबिलिटीज होती हैं दे आर रिटार्डेड। ओके, तो इनका जो फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट है दैट इज रिटार्डेड, इनकी साइकोमोटर एबिलिटीज जो है वो भी रिटार्डेड रहती हैं। द IQ ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डाउन सिंड्रोम वो आपको सिर्फ 25 से 50 तक की रेंज में देखने को मिलता है। So this is another important symptom of the person suffering from the Down syndrome. So Down syndrome से associated जो condition थी, abnormality थी, और जो symptoms थे, I hope आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि Down syndrome कैसे आकर करता था, due to the non-disjunction of the 21st chromosome। क्लियर है? बट देखो ये जो नॉन डिसजंक्शन की प्रोसेस है, हो सकता है ये किसी एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड भी हो। तो अगर ये नॉन डिसजंक्शन एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होता है तो दो डिसऑर्डर्स अराइज करते हैं, और वो दो डिसऑर्डर्स को स्टडी करने से पहले उस कॉज को अच्छे से समझना जरूरी है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो मान लेते हैं कि इस बारी कोई ऑटोसोम नहीं बल्कि एक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है वो फेल कर जाता है टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस 1। तो यहां पर कौन सी कंडीशन अकर करेगी? तो देखो यहां पर मान लेते हैं एक फीमेल है, और फीमेल के पास आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम के तौर पे 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब मान लेते हैं ये फीमेल जब मियोसिस अंडरगो करती है तो मियोसिस 1 में इनके जो एक्स क्रोमोसोम है वो 2 ऑपोजिट पोल्स पे जाने की बजाय एक ही पोल पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एट द एंड जो गैमीट्स बनेंगे उनमें से 1 टाइप के गैमीट के पास 2 एक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे, वाइल दूसरे के पास एक भी नहीं आएगा। तो दोनों एक्स क्रोमोसोम देखो एक ही एग में एंटर कर गए, बल्कि यहां पर दूसरे वाले एग में कोई भी एक्स क्रोमोसोम एंटर ही नहीं किया। तो इस वाले एग को हम बुलाएंगे नलो एक्स। क्या बुलाएंगे? नलो एक्स एग। ठीक है, तो ऐसा एग जो कि नलो एक्स की कंडीशन को शो कर रहा है विदाउट एनी एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? ओके, अब मान लेते हैं ये 2 टाइप के अब नॉर्मल गैमीट्स को इस फीमेल ने फॉर्म किया। अब इनका अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है नॉर्मल स्पर्म के साथ, तो नॉर्मल स्पर्म में 50-50% चांसेस होते हैं एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम होने के। तो एक मेल है जिसके कि 2 स्पर्म्स बने हैं आपके सामने यहाँ पर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग। मान लेते हैं अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग, अगर ये स्पर्म फर्टिलाइज करता है विद एन एग जिसके पास डबल एक्स था, तो क्या होने वाला है? देखो एक फीमेल बनेगी जिसके पास 3 एक्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब इस कंडीशन को हम बुलाते हैं ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। तो ऐसे में एक सुपर फीमेल डेवलप होती है विद सुपर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? देन वी हैव अनदर कंडीशन जहां पर एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है विद द एग व्हिच डज नॉट हैव एनी एक्स क्रोमोसोम। तो ऐसे में जो इंडिविजुअल है उसके पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, उसकी दूसरी होमोलोगस कॉपी जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर XO कंडीशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फीमेल है वो जो डेवलप होने वाली है वो एक सिंड्रोम से सफर करेगी जिसे हम बुलाते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? देयर इज मोनोसोमी ऑफ ओनली द एक्स क्रोमोसोम, मतलब ओनली 1 कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द फीमेल सफरिंग फ्रॉम सच अ सिंड्रोम। क्लियर? ओके, वाइल ऐसा भी हो सकता था ये डबल एक्स कंटेनिंग एग के साथ एक ऐसा स्पर्म फर्टिलाइज करता जो कि वाई क्रोमोसोम को बेयर कर रहा था। तो इसका मतलब ऐसे में क्या डेवलप होगा? एक मेल डेवलप होगा, बिकॉज वाई क्रोमोसोम की एंट्री हो गई ना। तो यहां पर डबल एक्स और एक वाई, मतलब नॉर्मल एक्स वाई कंडीशन ऑफ मेल की बजाय यहां पर एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और इससे अराइज होने वाला जो सिंड्रोम है उसे हम बुलाते हैं द क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ओके। एंड लास्ट कंडीशन देखिए, लास्ट कंडीशन में हो सकता है एक नलो एक्स कंटेनिंग जो एग है वो फर्टिलाइज कर जाए विद द स्पर्म कंटेनिंग द वाई क्रोमोसोम। तो ऐसे में ये वाला कंडीशन बनेगा, मतलब ओनली वाई क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन दी जाइगोट, जो कि नॉन वाइबल होगा, ये सर्वाइव ही नहीं करेगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर हमारा जो अटेंशन होने वाला है, वन इज गोइंग टू बी ऑन दिस सिंड्रोम विच इज द टर्नर सिंड्रोम, एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी द क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम बिकॉज दे आर इन अवर सिलेबस। तो सबसे पहले लेट अस बिगिन विद द क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं विद द क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ हमेशा आपको मेल्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये हमेशा
मेल्स में ही अकर करता हुआ नजर आएगा। और इस डिसऑर्डर को सबसे पहली बार रिपोर्ट किया था सर हैरी क्लाइनीफेल्टर ने, जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन है। तो सर हैरी क्लाइनीफेल्टर ने 1942 में इस पहली बार इस डिसऑर्डर को रिपोर्ट किया था, जिसके नाम पर ही, यानी कि इन साइंटिस्ट के नाम पर ही इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर का नाम क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम पड़ा। और जैसा कि आपको पता है ये अकर क्यों करता है? ड्यू टू दी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन दी जीनोम और बेसिकली दी क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन ऑफ अ मेल इंडिविजुअल। तो देखो, अगर हम एक मेल इंडिविजुअल जो कि क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम से सफर कर रहा है उसके कैरियोटाइप को देखें, तो कैरियोटाइप में आपको 22 जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आएंगे। जो ऑटोसोम्स की कंडीशन है दे आर कंप्लीटली नॉर्मल, सबके पास दो कॉपीज हैं, ठीक है। बट जो 23rd क्रोमोसोमल पेयर है जो कि XY होना चाहिए था इन केस ऑफ मेल, यहां पर XY के साथ आपको एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है। सो देयर इज अनदर कॉपी ऑफ द X क्रोमोसोम। क्लियर है ना? तो ऐसे में ये जो एक्स्ट्रा X कॉपी है ना, यही कॉज करती है क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम को। कम ऑन टेल मी कि अगर मैं एक क्लाइनीफेल्टर मेल की क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन को लिखने की कोशिश करूं तो कैसे करूंगा? तो देखो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो नॉर्मल थे, इसका मतलब टोटल 22 पेयर्स हैं, मतलब 44 टोटल क्रोमोसोम्स हुए, राइट? तो 44 क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल। और जो सेक्स क्रोमोसोम है इन केस ऑफ दीज मेल्स वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? XXY से। क्लियर है ना? तो देखिए यहां पर हम XXY की कंडीशन लिखेंगे। क्लियर? तो ऐसे में आप देख रहे हो इन टोटल इस मेल के पास कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है? देखिए 44, 1, 2 एंड 3, तो कितना हुआ? 44 एंड 3 47। तो ऐसे में जो पर्सन सफर कर रहा है फ्रॉम दी क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम उसके पास टोटल 47 क्रोमोसोम होंगे, जिनमें से ऑटोसोम्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल बट द एब्नॉर्मैलिटी विल बी प्रेजेंट इन दी सेक्स क्रोमोसोम, जहां पर एन एक्स्ट्रा X कॉपी या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो X क्रोमोसोम है उसकी कॉपी देखने को मिलेगी। क्लियर? ओके, लेट अस ट्राई टू सी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मेल सफरिंग फ्रॉम द क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो भी पर्सन, जो भी मेल होगा क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम से सफर करने वाला, उसकी नॉर्मल बॉडी का जो डेवलपमेंट होगा वो मेल जैसा ही होगा। तो नॉर्मली ओवरऑल तो मैस्कुलिन बॉडी डेवलप नजर आएगी, बट उसमें कुछ फेमिनिन डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि गायनेकोमेस्टिया के फॉर्म में देखा जाता है। तो देखिए अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के पास ओवरऑल तो मैस्कुलिन डेवलपमेंट है, बट कुछ फेमिनिन डेवलपमेंट्स भी हैं, फॉर एग्जांपल गायनेकोमेस्टिया। अब गायनेकोमेस्टिया, गायनो वर्ड बता रहा है, इट इज रिलेटेड टू द फीमेल। तो यहाँ पर एक फीमेल कंडीशन जो है वो डेवलप हो रही है और वो भी मेन के चेस्ट के फॉर्म में है। तो यहाँ पर गायनेकोमेस्टिया बेसिकली मीन्स दी एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट्स। तो मेल्स के केस में उनके जो ब्रेस्ट हैं अगर वो एनलार्ज कर जाते हैं उस कंडीशन को हम बुलाते हैं गायनेकोमेस्टिया। सो दिस इज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स इन केस ऑफ मेल्स। तो अगर हम यहाँ पर दो कंडीशन को सेग्रीगेट कर दे तो एक नॉर्मल मेल के केस में द चेस्ट इज गोइंग टू बी हैविंग स्मॉलर साइज्ड ब्रेस्ट कंडीशन, बट द थिंग इज यहाँ पर मेल्स जो कि सफर कर रहे हैं फ्रॉम द क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम वो यहाँ पर एनलार्ज ब्रेस्ट कंडीशन एग्जिबिट करेंगे विच इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। ठीक है? और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम के अकरेंस के रेट की, तो आउट ऑफ एवरी 500 मेल बर्थ 1 चाइल्ड कुड सफर फ्रॉम क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम, बट जो चाइल्डहुड है उसमें इसके कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं। द सिम्टम्स बेसिकली अपीयर ड्यूरिंग द अडल्टहुड स्टेज। ठीक है? ये बात याद रखिएगा। एंड नॉर्मली जो मेल इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से सफर करते हैं दे आर स्टेराइल, मतलब दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस देयर ओन चिल्ड्रन। क्लियर? तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखिए इनके पास पहली चीज तो अंडर डेवलप्ड जेनाइटेलिया होता है। सो अंडर डेवलप्ड जेनाइटेलिया की कंडीशन आपको मिलेगी यहां पर, एंड यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस भी अफेक्टेड नजर आएगा, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस ऑल टुगेदर एब्सेंट भी हो सकता है। क्लियर? और बॉडी में स्पार्स बॉडी हेयर देखने को मिलेंगे। कुछ फेमिनिन फीचर्स में जैसे कि आपको यहाँ पर फीमेल पिच्ड वॉइस भी देखने को मिल सकती है इन केस ऑफ द मेल्स। सो आई होप ऑल दीज कंडीशंस रिगार्डिंग द क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम आपको क्लियरली समझ आई होंगी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं टुवर्ड्स द टर्नर सिंड्रोम। अब देखो टर्नर सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बताया था ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में आकर करता है, राइट? तो फीमेल्स में ये कंडीशन आपको मिलेगी। क्लियर? ओके। और इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को सबसे पहली बार रिपोर्ट किया था सर हेनरी टर्नर ने इन द ईयर 1938। तो आपके सामने यहाँ पर सर हेनरी टर्नर है जिनके नाम पर ही इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर का नाम टर्नर सिंड्रोम पड़ा। ठीक है? और ये क्यों ओकर करता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द
कॉपीज ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो देखो आपको पता है फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम का जो कॉम्पोजिशन है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, है ना, 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम के फॉर्म में इन द फीमेल, बट यहां पर आपको 2 में से केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, मतलब एक्स क्रोमोसोम की ओनली 1 कॉपी इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। तो अगर आप देखोगे फीमेल के कैरियोटाइप को जो कि इस पर्टिकुलर सिंड्रोम से यानी कि टर्नर सिंड्रोम से सफर कर रही है, तो उसके ऑटोसोम तक की कंडीशन तो नॉर्मल है, ओके, बट यू विल फाइंड जो 23rd क्रोमोसोमल पेयर है उसमें से केवल एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है व्हाइल द अदर इज एब्सेंट, मतलब 2 होमोलोगस एक्स क्रोमोसोम में से ओनली 1 कॉपी इज प्रेजेंट, और इसी को हम क्या कहते हैं, द मोनोसोमी। तो यहां पर आपको मोनोसोमी देखने को मिलेगी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, क्लियर है, ओके। और अगर हम इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि सफर कर रही है टर्नर सिंड्रोम से इसके कॉम्पोजिशन को देखें, तो आप देखो यहां पर इनके ऑटोसोम्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, ऑटोसोम्स में यहां पर 22 पेयर तक कंडीशन ठीक है, तो इसका मतलब 44 जो ऑटोसोम्स हैं दे आर नॉर्मल, क्लियर, बट यहां देखो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, तो एक एक्स क्रोमोसोम को हम सिर्फ एक्स ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मींस जो सेकंड वाला पेयर था या फिर सेकंड जो क्रोमोसोम था ऑफ द पेयर वो एब्सेंट है। इस कंडीशन को हम एक फीमेल जो कि टर्नर सिंड्रोम से सफर करती है उससे को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप टोटल गिनोगे तो कितने क्रोमोसोम है, 44 यहां तक, अगर आप देखोगे 22 पेयर के हिसाब से तो 44 ऑटोसोम्स एंड 1 एक्स क्रोमोसोम। इन टोटल अ फीमेल सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर हैज 45 क्रोमोसोम्स, क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की जिससे कि एक फीमेल सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम जो है वो आपको कैरेक्टराइज की जा सकती है। तो देखो जो भी फीमेल इंडिविजुअल अफेक्टेड होती है इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से, उनमें आपको पहली चीज तो शॉर्ट स्टेचर देखने को मिलेगा, हाइट इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट। सेकेंडली जो फीमेल्स हैं दे आर गोइंग टू बी स्टेराइल, जैसे कि क्लाइनीफेल्टर मेल होता है ना, वो भी स्टेराइल होता है, यहाँ पर फीमेल भी जो टर्नर सिंड्रोम से सफर करती हैं वो भी स्टेराइल होती है। द रीजन बीइंग क्योंकि इनकी जो ओवरीज होती हैं वो अंडर डेवलप्ड होती हैं, रूडिमेंट्री होती हैं, ठीक है, दे आर नॉन फंक्शनल, इसीलिए तो ओवरीज आर रूडिमेंट्री, जिसकी वजह से फीमेल्स जो हैं दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, क्लियर, तो दे आर स्टेराइल। और शॉर्ट स्टेचर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इनके पास एक और कंडीशन आपको देखने को मिलती है दैट इज वेब्ड नेक कंडीशन। अब वेब्ड नेक कंडीशन कैरेक्टराइज कैसे होती है, देखो अगर मैं एक फीमेल का ऐसे सपोज इफ आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द फेशियल रीजन, ओके, तो देखो अगर ये एक फेशियल रीजन है तो आपको जो नेक मिलेगा ना वो कुछ इस तरीके से शॉर्ट मिलेगा और कुछ ना ऐसे काफी हद तक फैला हुआ नजर आएगा, जिसमें कि इस तरीके की डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये वेब्ड नेक कंडीशन आपको अगेन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है इन केस ऑफ द फीमेल सफरिंग फ्रॉम द टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ओके। लास्ट जो कंडीशन है या सिम्टम है एसोसिएटेड विद द फीमेल सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम इज द लैक ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द फीमेल। तो मतलब फीमेल्स के केस में जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना या फिर यूट्रस का प्रॉपर डेवलपमेंट होना वो यहाँ पर आपको एब्सेंट नजर आएगा। सो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो अगेन फीमेल्स में अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, दे आर गोइंग टू बी अंडर डेवलप्ड या फिर वो कंप्लीटली एब्सेंट होने वाले हैं। सो ऑल दीज आर गोइंग टू बी द सिम्पटम्स ऑफ द फीमेल सफरिंग फ्रॉम द टर्नर सिंड्रोम। सो आई होप टर्नर सिंड्रोम भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।